पिछला रिकॉर्ड है रहीम खान साहब पे जो इल्ज़ाम है जी सर कि उन्होंने जब वोट देने की बारी आई तो इकबाल अहमद सडगी के खिलाफ इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जी सर तो उनके ऊपर ये क्या सवाल नहीं बैठेगा? क्या सिर्फ पब्लिक और मुसलमान या दलित ही उसके जिम्मेदार हैं कि बीजेपी को रोकने के यही जिम्मेदार है? मुसलमानों से भी धोखेबाजी तो अपनी पार्टी से भी ये धोखेबाजी कर रहे हैं सबर ताकतों को हराने के लिए। मुसलमानों से धोखेबाज है। बिल्कुल बिल्कुल कहता हूं कि ये खुद फरामोश और सेल्फिश इंसान हैं। जी। इनके ऊपर कौम की खिदमत या कौम के वक्त अगर आफत आई, क्योंकि उनका पिछला भी रिकॉर्ड है कि कोई मुसलमानों के इशू पे उन्होंने बात नहीं की। एमआईएम से जब थे तो सर एमआईएम छोड़ने की वजह क्या थी सर? कौन गुस्ताखी करा उसका नाम लेने इनको नहीं आ रहा। इन्हों हमारे इशू से क्या वाकिफ होंगे ये सोचिए। इनको सिर्फ और सिर्फ झूठा डेवलपमेंट करना है, उससे कमीशन कमाना है। लोकल एमआईएम किसी और के इशारों पर थी तो क्या आप खुल के बोल सकते हैं किसके इशारों पर काम कर रही थी? हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, फ़हीम मिर्ज़ा बेग, जो कि जेडीएस के युवा लीडर है। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल्स पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया जी आपका मुझे इस मौका देने के लिए। और मैं मिर्ज़ा फ़हीम बेग, मैंने 13 साल एमआईएम में रहते हुए सोशल वर्क किया है, लोगों की खिदमत की है। जी अभी लास्ट ईयर हमने जनता दल सेकुलर को ज्वाइन किया है। जी। तो सर आपने 13 साल एमआईएम से जब थे तो सर एमआईएम छोड़ने की वजह क्या थी सर? एमआईएम छोड़ने की वजह बस ये रही जी कि यहाँ पर मैं मरकज़ी क़यादत को तो दोष ना दूंगा। जी यहाँ पे लोकल जो हमारे जो एमआईएम के ज़िम्मेदारान थे जी वो लोग पार्टी को बढ़ाने के लिए मुखलिस ना रहते हुए, पार्टी से बिल्कुल उसको डमी रखते हुए किसी और के इशारों पे चलना, यहाँ की जो लोकल बॉडी वगैरह जो उनके जो मेन लोग थे, यहाँ के काउंसलरों का जो रवैया, जिसकी वजह से हमें इस इलेक्शन में नुकसान भी उठाना पड़ा। जी 3 की वजह हम 2 सीट पर आ गए। खुद इस मेरे वार्ड की सीट जो यहाँ पे एक दलित को हमने बीदर की सबसे बड़ी मार्जिन से जिताया था, जी उस सीट पे इस मरतबा हमने कंटेस्ट किया और हमारी भी हार हुई। उसकी वजह बीदर की लोकल एमआईएम है। सर आपने कहा लोकल एमआईएम किसी और के इशारों पर थी, तो क्या आप खुल के बोल सकते हैं किसके इशारों पर काम कर रही थी? नहीं, ये तो बेहतर जानते हैं तमाम बीदर के लोग। नहीं सर, अगर आप खुल के बोले तो अच्छा रहेगा नहीं, आवाम के लिए। नहीं, आवाम के लिए खुल के बोलने का बस ये है जी कि इंसान को जो एक रहनुमा, एक कायद जी जो अच्छे तौर पे कोशिश कर रहा है, उनके हाथ मजबूत करने के लिए उसके पार्टी का केडर और पब्लिक का सपोर्ट दोनों चाहिए। जी। अगर पब्लिक का सपोर्ट और पार्टी केडर दोनों भी उसका साथ छोड़ दे तो एक लीडर वो टूट जाता है। जी सर। तो यही हाल एमआईएम में हुआ है। जी सर, आपके एफबी अकाउंट पे या किसी में भी कैसा भी देखे तो आप हमेशा 40% परसेंटेज फेक डेवलपमेंट का जो पोस्ट डालते हैं वो किसके बारे में डालते हैं सर? वो किसके ऊपर इशारा रहता है? देखिए, जाहिर सी बात है जी यहाँ का जो लोकल नुमाइंदा है, जी जिसे यहाँ के अवाम ने भारी अक्सरियत से वोट देकर जिताया है, और सीधी सीधी बात है वो इशारा उस एमएलए पर है। जी क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे बीदर के साथ धोखा किया जा रहा है। मतलब कैसा धोखा आप क्या बोल सकते हैं सर? देखिए सर, धोखे सीधी सीधी बात है जी कि इस नाकिस डेवलपमेंट होता है। धोखा इसका मतलब ये नहीं है वो किसी के घर के आके चोरी करेंगे। जी सर। धोखा करना और धांधली करना और ये गबन करना यही है कि अवामी पैसे की लूट मार। जी सर। सर जैसा बिदर के जो प्रेजेंट एमएलए है उन्होंने कहा कि 70 साल में जो डेवलपमेंट काम हुआ है बिदर की हिस्ट्री में, 60 करोड़ का बजट एक साथ लाकर काम किया, वो अब तक भी नहीं हुआ। इसके बारे में आपका क्या सोचना है सर? शायद हो सकता है जी कि 60 करोड़ का काम एक साथ लाकर एक ही वक्त में इतना बड़ा गबन करना ये उनका कारनामा है। जी क्योंकि आप सोचेंगे कि ये जो रोड डाले गए हैं उनको टेस्ट करके देखिए, 1.5 इंच से भी कम थिकनेस है उसकी। जी अगर उतने उन्होंने माहिर हैं और अपने डेवलपमेंट का वावेला पूरे शहर में मचा रहे हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने कि 100 लाख, 120 लाख, 1400 लाख के बोर्ड लगाए हैं, उस पर एस्टीमेट कॉपी भी अगर चस्पा कर देते, पेस्ट कर देते कि ये कितनी थिकनेस की रोड बननी चाहिए, कितना डीप जाना चाहिए, रोड की सफाई हुई है नहीं हुई, पुरानी रोड को कैसे तरीके से दुरुस्त किया गया है नहीं गया है, ये सब चीज़ें होना चाहिए ना। किस कंपनी को इसका टेंडर मिला है, कुछ भी नहीं है। बस इनकी फ़ोटो लगती है, 100 लाख, 1400 लाख, 1200 लाख लिखे जाते हैं, बस उसी की, और गुलपोशी फुल जो होती है उन्हीं के हवारियों के ज़रिए होती है। बस वावेला मचा रहे हैं पूरे शहर में लोग। सर वो जो आपने अभी कहा 1400 लाख, 1200 लाख, वो तो बोर्ड सब चेंज हो गए हैं ना सर? हाँ, होते हैं जी। वही चीज़ जब पब्लिक इस बात को नोटिस करती है तो वो पहले पब्लिक को यहाँ पे बेवकूफ़ समझते हैं वो।
सर सीएमसी की बॉडी को लेकर आपका क्या कहना है सर? जो चेयरमैन नहीं बन रहा है, आपकी पार्टी जेडीएस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, एक बार सीएमसी का गेट भी बंद कर दिया आपने, उसके बाद भी उसका हल क्यों नहीं निकल रहा है सर? उसके बारे में मैं सीधा सा कहूँगा जी, यहाँ पर जजमेंट भी आया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जी सर, ऊपर से गवर्नमेंट से भी ये इशारा है कि वे जल्द से जल्द बना लो जी। तो यहाँ पर एक मानो में एमएलए साहब की हमारी ये कोशिश है कि चेयरमैन ना बने जी, मतलब एमएलए साहब की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं खुले तौर पे कहूँगा कि ये एमएलए रहीम खान साहब की कोशिश है कि भाई चेयरमैन ना बने। सर वो ऐसा चेयरमैन बनाना क्यों नहीं चाह रहे सर? सीधी सीधी बात है, जो ये मैं इल्ज़ाम नहीं, ये इनके कई चीज़ों में हमारे पास ऑन रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास कई दस्तावेज जमा हैं कि इन्हों ये डेवलपमेंट फेक करते हैं और फेक डेवलपमेंट भी ऑन परसेंटेज करते हैं। जी सर। तो इन्हों अगर चेयरमैन बना दें और काउंसलर्स अपने अपने ज़रिए काम करना शुरू कर दें तो इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगा जी। इन्हों अपना परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में कमाने के लिए, इनके इलेक्शन के अखराजात जमा करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं जी, इसीलिए ये चेयरमैन ने बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1-2 दिन पहले एमएलए साहब सीएमसी में मीटिंग ली सर कमिश्नर से और जेई से, मगर वो जब उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि चेयरमैन को लेकर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सर। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो वही तो है ना, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जी सर। उन्होंने सिर्फ ये डेवलपमेंट, भाई तुम डेवलपमेंट कर रही, ठीक है डेवलपमेंट कर रही हैं तो उतना ज़्यादा सेहरा लेते हुए अपनी हर चीज़ को अपने सर बांधने की ज़रूरत भी नहीं है जी, क्योंकि ये अवामी पैसा है, ये पब्लिक जिसका टैक्स अदा करती है उस टैक्स से ये बना रहे हैं आप डेवलपमेंट, कोई ऐसा नहीं कर रहे जी सर। आप अगर डेवलप कर भी रहे हैं, पैसे तो फेक कर रहे हैं लोग जी, लेकिन अगर आप डेवलप करें भी, रोड, लाइट, नाली, पानी, आप अगर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पब्लिक के पैसे से दे रहे हैं आप, कोई ऐसा नहीं कर रहे जी। सर, जब आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब को पूछा गया जो नॉमिनेशन की लिस्ट थी असेंबली की, तो 2 से 3 नाम चेंज होने वाले का, तो क्या वो 2 से 3 नाम में बिदर भी एक है सर जो चेंज होगा? देखते हैं, क्योंकि यहाँ के तकरीबन लोगों की जो ख्वाहिश थी कि एक माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। बिदर मुस्लिम मेजॉरिटी जो हल्का है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुसलमान इसमें ज़्यादा तादाद में रहते हैं, कसीर तादाद में, इसी लिहाज से यहाँ पे मुसलमान को अगर कैंडिडेट बनाया गया तो भारी अक्सरियत से ये जेडीएस से कामयाबी हो सकता है, इसीलिए तो हो सकता है। मुस्लिम को टिकट देने से दूर क्यों है सर जेडीएस बिदर से? नहीं, दूर नहीं है जी, हो सकता है। अभी कैसा है, ये कोई फाइनल चीज़ हमें तो नज़र नहीं आ रही जी, मतलब इसमें चेंजेस होगा, आप भी चाह रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि वो चेंज हो। तो मतलब कौन होगा अगर ये चेंज होगी तो? एमएलए का देखिए, माइनॉरिटी में बहुत से उम्मीदवार हैं। नहीं सर, जेडीएस में कौन है सर उम्मीदवार? हाँ, जेडीएस में ख्वाजा शेख अजहर जी, जिन्होंने एक भारी अक्सरियत से यहाँ पर मजलिस को छोड़ते हुए जेडीएस को मजबूत करने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े थे। जब हमने जनता दल सेकुलर को ज्वाइन किया तो बीदर में एक जेडीएस की और जनता दल सेकुलर की जो एक लहर नज़र आई तमाम लोगों को, उसी के चलते हम ये सोच रहे हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि और अवाम से रुजू भी हुए हैं कि ख्वाजा शेख अजहर एमएलए कंटेस्ट करें। सर, अगर जेडीएस से ये लिस्ट चेंज नहीं होती है तो क्या आप और ख्वाजा शेख अजहर जेडीएस में बने रहेंगे या फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, हम ये ना कहेंगे वो पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पेशेंस और हमारा सबर ऐसा है, जिस पार्टी को लोग बीजेपी की बी टीम, जिस पार्टी को लोग वोट कटवा, जिस पार्टी के लीडरों को बदनाम करना और बिल्कुल कमज़ोर छोटी सी पार्टी में भी हमने अपनी समाजी खिदमात को जारी रखते हुए हमने 13 साल गुजारे हैं, ये हमारे पेशेंस की निशानी है जी सर। तो हम ऐसा कोई कदम भी जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे और ये उम्मीद रखते हैं और जेडीएस हाईकमान से हमारा मुतालबा भी है और हमारे को उम्मीद भी है कि वो हमारी बात को समझेगी और हमारा साथ देगी और हमें टिकट से नवाजेगी जी सर। सर, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट को जब पूछा गया एमएलए साहब को लेकर तो उन्होंने कहा कि टायर घसे गया है पूरा, 3 टाइम से चल रहा है, उनके सामने एक नया टायर रखे हैं, तो मतलब इसके पीछे बोलने की वजह था क्या थी सर? बिल्कुल, बोलने की वजह यह है कि एक मजबूत कैंडिडेट हो जी, कि भाई इन्हों दावा तो करते हैं जी। मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में खैर ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, पूरा बिदर जानता है, ये सिर्फ डेवलपमेंट का एक ढोंग रचाते हैं जी। लेकिन उनकी एक बात है कि भाई डेवलपमेंट, मैं ख़ास करके कहूँगा डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है जी, कोई भी एमएलए जीतो, वो किसी ज़ात, समाज, किसी भी पार्टी से हो, डेवलपमेंट कर सकता है जी, क्योंकि उसको अवामी टैक्स आता है, वो काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस हम नुमाइंदे को जिस हैसियत से जिताते हैं, ख़ास करके बीदर के एमएलए को मुसलमान होने की हैसियत से बीदर के मुसलमानों ने कसीर तादाद में वोट देकर जिताया है जी। तो हम ये उम्मीद भी करते हैं और ये होप लगाए थे कि ये मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे,
लेकिन ये मुसलमानों की आवाज़ बनने में नाकाम है। मतलब कैसा नाकाम रहे सर? क्या किस टाइप में आपको आवाज़ बनना था सर? कहाँ कहाँ पर वो आवाज़ नहीं उठाए? देखिए साहब, सभी लोग जानते हैं जी कि ये ना CA NRC में खुल के आवाज़ बने, जी ना हिजाब के इशू पर, ना हलाल कट पर, जी ना जब वेंडर्स को मारा जा रहा था और जो जतरा होते हैं मंदिरों के पास, कहीं पे भी मेले लगते हैं तो मुस्लिम दुकानदारों को उनका बाइकाट किया जा रहा था। शान रिसालत में गुस्ताखी हो रही थी। अरे कौन गुस्ताखी करा उसका नाम लेने इनको नहीं आ रहा। इन्हों हमारे इशू से क्या वाकिफ होंगे ये सोचिए। इनको सिर्फ और सिर्फ झूठा डेवलपमेंट करना है, उससे कमीशन कमाना है, अपने जेब भरना है। तो यही चीज़ है कि इन्हों जब मुसलमान हैं तो इन्हों मुसलमानों के इशू पे सीरियस होने की ज़रूरत है, इनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के 7 MLA नाकाम हो चुके हैं। जी, मतलब 7 MLA मतलब डिस्ट्रिक्ट के पूरे MLA नाकाम है। कांग्रेस पार्टी के मुसलमान MLA नाकाम हो चुके हैं कि वो अपनी कौम की आवाज़ बने। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस मर्तबा जो मुसलमान क़यादत, जो मुसलमानों के इशू, क्योंकि देखिए साहब, डेवलपमेंट तो कोई भी करेगा जी, झूठा हो सच्चा हो कोई भी करेगा, लेकिन अपनी कौम की आवाज़ बनना ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो इशूज़ हैं असेंबली में उसको उठाना ये अहम बात है। सर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे DK शिव कुमार, उन्होंने कहा था हिजाब पर कुछ भी मत बोलो, शायद वो इसीलिए खामोश थे MLA साहब। तो फिर क्या बात है, जब अपनी पार्टी के इशारे पे उन्होंने अपनी कौम की आवाज़ नहीं उठाते तो सिर्फ उन्होंने क्या MLA क्या अपने कॉलेजेस चलाने के लिए, अपन करोड़पति या अरबपति बनने के लिए बने हैं? जी सर, जीते हैं 70,000 वोट लिए हैं तो 70,000 वोटों में से 55 से 60,000 तो सिर्फ मुसलमानों के वोट लिए हैं। तभी तो फिर ऐसे ज़्यादा कसीर तादाद में वोट लेने के बावजूद उस कौम की उन्हें आवाज़ नहीं बनते तो उनको हक नहीं बनता कि वो MLA रहें। जी सर, तो सर अब JDS का स्टैंड क्या है सर? क्या वो बिदर से विनिंग पोजीशन में है? बिल्कुल ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1 साल 6 महीने से JDS की लहर साउथ कर्नाटका और इवन बीदर में भी नज़र आ रही है। जो मैक्सिमम तबका जो CM इब्राहिम साहब के चेहरे को देखते हुए एक माइनॉरिटी चेहरे को यहाँ पर JDS पार्टी ने सदर बनाया है, उनके चेहरे को देखते हुए माइनॉरिटीज़ जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हो सकता है कि इस मर्तबा हम आवाम से अच्छी उम्मीद रखेंगे कि वो JDS का साथ देंगे। जी सर, जैसा कि आपके पार्टी के जो कुमार स्वामी उन्होंने कहा था अगर JDS पावर में आती है तो मुस्लिम को CM बनाया जाएगा, तो क्या अपने वादे पर ठहरेंगे सर? बिल्कुल ज़रूर ठहरेंगे, ये कोशिश भी करेंगे कि एक वक्त है जो मुसलमानों का नाम लेने से, मुसलमानों के इशू उठाने से ये पार्टी घबरा रही है, कांग्रेस पार्टी। उस वक्त एक पार्टी का जो सुप्रीमो हैं, जो मेन पावर रखते हैं कुमार अन्ना, उन्होंने कहे कि मुसलमान को CM बनाएंगे, तो ये कहना आज के माहौल में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आप पहले MIM में थे तो आप बहुत खुलकर बोलते थे, अब जब आप JDS में आए तो क्या JDS आपको खुलकर बोलने देती है कि आपके ऊपर पाबंदी लगाती है? नहीं, खुल के बोलने की बात नहीं है। आप हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स देख सकते हैं जी, हम हर इशू पे बात करते हैं। आज भी, पहले जिस तरीके से बात करते थे आज भी हम उसी तरीके से बात करते हैं। हम कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी कौम के साथ वफादारी करने का और अपनी कौम को आगे बढ़ाने का, उसको सोशल इकोनॉमिकल पावर दिलाने का हमने एक अज़्म किया है। उसको लेकर हम ज़रूर, चाहे किसी भी पार्टी में रहो, हम उस अपने मकसद को हम नहीं छोड़ेंगे। सर, अब बिदर उत्सव हुआ, MLA साहब बोले बहुत ही कामयाब बिदर उत्सव हुआ, वो बिदर उत्सव से आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा सर? आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं है, बस टाइम पास हुआ। जिस तरीके से थिएटर्स में जाकर नाच गाना देख सकती थी आवाम, वैसे ही शायद सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा, वो भी अवामी टैक्स का पैसा है, फ्री में लुटा दिए, कई करोड़ रुपए लुट गए। पब्लिक खाली धक्कम पेल होती हुई जाके क्या इन्वॉल्वमेंट करी? क्या हमारी सकाफत या बीदर के तारीख या बीदर की हिस्ट्री वहाँ पे बताई गई? या ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ जो बीदर के तारीखी जो आसार को बताए, बीदर की हिस्ट्री अवाम तक लाए और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बताए? ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। जी सर, यहाँ के जो राजा, यहाँ के जो बादशाह, ये लोगों की तारीख कभी नहीं बताई गई। ये चीज़ कहाँ की है? वो लोग सिर्फ नाच गाना, फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म स्टार्स को लाना और पब्लिक को नाच गाने सुनाकर घरों को भेजना, ये कोई सकाफत का काम नहीं है। ये सिर्फ पैसा बटोरने की एक कोशिश थी, जिसमें रिक्वेस्ट करके यहाँ के MLA साहब कामयाब भी हुए कि वो इस मरतबा फिर से इलेक्शन के लिए और ज़्यादा पैसा जमा कर लिए। तो इसीलिए बिदर उत्सव क्या गया कि पैसा जमा कर सकें। बिल्कुल सर, ये बिदर उत्सव को लेकर आवाम में ये भी मैसेज है कि ये जो डेवलपमेंट काम हो रहा है बिदर उत्सव रहने की वजह से हो रहा है। देखिए साहब, ये जो डेवलपमेंट हुआ जिसमें स्कीम्स का नाम लिया गया,
नगर उत्थान स्कीम। जी सर। नगर उत्थान ये स्कीम का 4th फेज है। बिल्कुल। ये 4th फेज के स्कीम में काम हो रहा है। जी हाँ सर, हो रहा है। इसको सिर्फ नाम दिया गया और इस बहाने से क्या क्या गबन हुए वो इंशाल्लाह हम आगे चलते हम निकालेंगे जी। हमारे पास रिकॉर्ड जमा हो रहे हैं, बिल्कुल हम आपके सामने तमाम मीडिया लोगों के सामने हम इसको लाएंगे ज़रूर। जी सर, जब एमएलए साहब को यही क्वेश्चन पूछा गया कि बिदर साहब होने से आप डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो एमएलए साहब बोले कि टेंडर पास होने 4 महीने लगता, गुलबर्गा से पास कराना पड़ता, बेंगलुरु से पास कराना पड़ता, ये सिर्फ एक अफवाह है लोगों के बीच में बोल के ऐसा बोले सर एमएलए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ये जो भी हो उन्होंने बहाने करना उनको अच्छे से आता है जी। पब्लिक के सामने क्या है मालूम है, कमज़ोर या मासूम बनना या कुछ भी छोड़, मासूम भूली वाली अवाम है भाई। बीदर की अवाम एकदम मासूम है और बेहतरीन जहन रखने वाली हमदर्द अवाम है। यहाँ की अवाम को ऐसे शातिर सियासतदान बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर जेडीएस बीजेपी से कैसा फाइट करेगी सर? देखिए, जेडीएस से मुकाबला, बीजेपी से मुकाबला जो जेडीएस कर रही जी। है वो आप सबके सामने है। जी, मतलब कैसा करेगी सर? क्या खुल के क्या plans मुकाबला, है आपके? प्लान्स तो ये जो पंच यात्रा जो है उसकी स्कीम्स हैं उसको बता रहे ना कि अवाम को जात पात के झगड़े से हटाकर, कांग्रेस भी जात पात के पॉलिटिक्स खेलती है, बीजेपी भी जात पात की पॉलिटिक्स खेलती है, लेकिन ऐसा है कांग्रेस हमारी नज़र में नर्म हिंदुत्व रखती है और बीजेपी सख्त हिंदुत्व रखती है। जी। दोनों के बीच में एक रीजनल पार्टी जेडीएस है जो डेवलपमेंट की खातिर जो पंचरत्न जो प्रोग्राम है उसका वो उन्होंने अवाम के डेवलपमेंट और अवाम के हर शुबे से तरक्की की जिस चीज़ को दिलाना है उसको शामिल किया है। ये पंचरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे डेवलपमेंट होगा। यही फोकस है जो डेवलपमेंट की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे नहीं काम करने का, ये एक अच्छा मुद्दा है और ज़रूर मुकाबला करेंगे। सर जेडीएस एक रीजनल पार्टी है, फिर भी वो पावर में आने से दूर क्यों रह रही है सर? अवाम उनको पावर में क्यों नहीं ला रही है इतने सालों से? नहीं, पावर में उसको जब भी मौका मिला उन्होंने अच्छा काम किया है और ये पावर में भी रह चुकी है। जेडीएस एक जनता परिवार का एक हिस्सा है। जी सर। एक ज़माने में जेडीएस पावर में रह चुकी है, जनता दल पार्टी यहाँ पे बहुत हुकूमत कर चुकी है, लेकिन उसके कई टुकड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीक है। लेकिन इस मर्तबा और यहाँ से देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी जी और सीएम इब्राहिम साहब की क़यादत में इस मर्तबा जेडीएस ज़रूर हुकूमत में आएगी ये, और अवाम की भी चाहत उनको मिल रही है, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सर एक लास्ट सवाल था, बीदर डिस्ट्रिक्ट से जेडीएस कितने एमएलए विन करा सकती है सर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में सर बीदर में? देखिए, जहाँ तक हमारा ये कहना है, वैसे तो कोशिश तो पूरे 6 के 6-7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा हम अगर मेहनत करेंगे, हम 100 पे तो 50 मिलेगी, जैसा होता है एक्सपेक्टेशन कि 100 मार्क्स लेने की कोशिश करो 50 मिलेंगे। तो वैसे ही अगर हम 7 की कोशिश करें, अगर 4 भी मिल जाए तो ये बहुत ही हमारे लिए बेहतरीन काम होगा। जी सर। सर कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट के अपोजिट मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो मुस्लिम के वोट डिवाइड होंगे, जिससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, ऐसे एमएलए साहब कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अगर जेडीएस से मुस्लिम कैंडिडेट को वोट मिला तो क्या यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुँचेगा? भाई, नुकसान फ़ायदे की चीज़ सिर्फ अवाम के सामने और दूसरी पार्टियों पे क्यों आते हैं? जी। जब वोट देने की बारी आती है तो बीदर के मुसलमान, दलित और बैकवर्ड्स वन साइडेड सेकुलर ताकतों को वोट देते हैं। जी। लेकिन क्या ये लीडरान, ये जो सियासी कायदीन हैं, वो जीत कर जाकर क्या सेकुलर ताकतों को मजबूत करते हैं, इसका क्या गारंटी है? जी। क्योंकि ये पिछला रिकॉर्ड है, रहीम खान साहब पे जो इल्ज़ाम है जी सर कि उन्होंने जब वोट देने की बारी आई तो इकबाल अहमद सडगी के खिलाफ इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। जी सर। तो उनके ऊपर ये क्या सवाल नहीं बैठेगा, क्या सिर्फ पब्लिक और मुसलमान या दलित ही उसके जिम्मेदार हैं कि बीजेपी को रोकने के यही जिम्मेदार हैं? जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है एमएलए साहब ने खुद बीजेपी को वोट दिया? खुद बीजेपी को वोट दिए हैं, ये चीज़ के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। मतलब ये कहाँ पर कि जो शख्स, इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम रहा कि बीजेपी ज्वाइन होने के लिए उन्होंने गाड़ी में तक बैठा था। जी सर। रिसेंटली जब 20 कांग्रेस के जो एमएलए जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तब इन्होंने भी ज्वाइन होने का इरादा किया था और इन्होंने इकबाल अहमद सडगी साहब को हराने का काम किया। उसके बाद ऐसे लोगों को जो अपने सिर्फ अपने मफादात पे रहते हैं, इनकी क्या गारंटी जब सीए एनआरसी का बिल अगर स्टेट असेंबली में आए तो इसके खिलाफ वोट देंगे बोल के इनके ऊपर क्या गारंटी है? इन पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं? जब हलाल गोश्त या गाँवकशी बिल अगर असेंबली में आए तो उसकी ये मुखालिफत करेंगे बोल को हम क्या गारंटी है इनकी? क्योंकि इनो सेल्फिश हैं, इनो पैसा लेकर सब सेल्फिश। बिल्कुल बिल्कुल, इनो पैसा लेकर अपनी कौम के खिलाफ काम कर सकते हैं। जी।
ऐसी ही बात जैसे CNRC हो, गाँवकची हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है जी सर। तो लिहाजा लाजमन स्टेट असेंबली में भी ये आएगी वोटिंग, जब ये इसके खिलाफ इन्हें वोटिंग देंगे उनको क्या गारंटी इनकी? जी सर। क्योंकि इनका रिकॉर्ड है मुसलमानों से भी धोखेबाजी, तो अपनी पार्टी से भी ये धोखेबाजी करेंगे सेकुलर ताकतों को हराने के लिए। मुसलमानों से धोखेबाज है। बिल्कुल बिल्कुल धोखेबाज। जी सर, आपने अभी कहा कि जब बीजेपी ज्वाइन हो रहे थे कांग्रेस के बीच एमएलए, उसमें एमएलए साहब भी थे जो बीजेपी की गाड़ी में बैठने वाले थे, ये कहाँ तक सच बात है सर? देखिए ऐसे कई सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, कई चैनल्स पे आया था कि उन्होंने किसी बीजेपी के जिम्मेदार की गाड़ी में बैठ के जा भी रहे थे उस रात जी, फिर उनको रोका गया या कुछ मनवाया गया, जो भी हो। जी सर। भाई छोटी सी चीज़ के बजाय कोई बड़ी इनाम मिल गया तो फिर रुक जाते हैं कोई। जी, बात ऐसी ही है। तो इसीलिए मैं खुल के कहता हूँ कि ये खुद फरामोश और सेल्फिश इंसान हैं। जी, इनके ऊपर कौम की खिदमत या कौम के वक्त अगर आफत आई, क्योंकि उनका पिछला भी रिकॉर्ड है कि अब कोई मुसलमानों के इशू पे उन्होंने बात नहीं करे। जी सर, आप ही के एरिया में एक ITI कॉलेज है जहाँ पर एमएलए साहब ने कहा कि उन्होंने 18,000 बच्चों को जॉब दी है और वो 12 या 13 साल से जॉब फेयर करा रहे हैं। तो सर इसके ऊपर उन्हीं के कांग्रेस के जो लीडर है मन्नान सेठ ने भी कहा कि वो कैंपस सिलेक्शन को जॉब फेयर का नाम दे रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या वाकई में 18,000 लड़कों को बिदर से जॉब मिली है? साहब इन्हों अपने हर वादे में झूठे हैं और अपनी बातों में झूठी बात फैलाते हैं। जी, मैं ये दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि BSP से जब इन्होंने पहली मरतबा कंटेस्ट करने के लिए आए थे तो इन्होंने अपना पर्सनल वादा किया था कि बीदर में मैं एक गारमेंट फैक्ट्री लाऊंगा जिससे 4,000 लोगों को जॉब मिलेगी, उससे यहाँ के नौजवान बेरोजगारों का फायदा होगा। जी, आप देख लीजिए क्या आई गारमेंट फैक्ट्री। जी, 2008 से आज 2023 का फिर से उन्हें इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कोई मुलाजिमत का कोई एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करे। यहाँ की हैसो इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने फिर से आबाद करने का फिर से नहीं सोचे तो उन्होंने नई क्या चीज लाएंगे। ये सब झूठे बातें। 18,000 जॉब्स दिया जो कहा वो आपको कहाँ तक सच लगता है? बिल्कुल गलत है वो सब बात। जी, मतलब जॉब्स में वो कुछ ये कैसे है, इन्होंने कुछ भी काम जो कैंपस सिलेक्शन जो कंपनी आके कॉलेजेस में करते हैं उसको अपने सहरा लेते हैं इन्हों। ये ऐसी बात है मिठाई की दुकान पे जाकर नाना के फातिहा दिलाना। जी, भाई काम कुछ और रहा है और इन्हों अपने पर क्रेडिट लेने जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। अगर कुछ डेवलपमेंट करे होते बच्चों को रोजगार के लिए, ये दूसरे स्टेटों को जाने की जरूरत नहीं होती थी। जी सर, एमएलए साहब बोले उनके पास फुल डॉक्यूमेंट प्रूफ है, उन्होंने 18,000 को जॉब दिया है। तो फिर लाने दो। जी, उनके भी साथ भी एक इंटरव्यू होने दियो। जी, लोग उनके सामने जब सवाल करेंगे मीडिया वाले तो अब उनको क्या है मालूम है अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने की जरूरत है और पेश करने के लिए बताइए। जी सर, वो लोग नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ उन्हें ज़बानी जमा खर्च करते हैं। जी, थैंक यू सर, शुक्रिया। गारमेंट्स का हो गया। गारमेंट्स के बाद उन्होंने आज तक भी डेवलपमेंट के बहुत बड़ा उन्हें वावेला करते हैं और उनके हवारी नाचते फिरते हैं, एमएलए साहब ऐसा करे वैसा करे। वो अपने ज़ाती फ़ायदे के वास्ते इनके हवारी भी वैसे हैं, अपने ज़ाती मफाद और उनको कुछ मिलने की बुनियाद पे इनकी तारीफ़ें बहुत ठोकते हैं। क्या ये जवाब दे सकते हैं कि आश्रिया के कितने लोगों को मकानात मिले? सलम बोर्ड के जो तामीराती जो घर मिलने का है वो अब तक किसको सलम बोर्ड से उन्होंने घर तामीर करा के दिए? जी, और एक ग्रुप हाउसिंग जो है, ग्रुप हाउसिंग का भी क्या है एप्लीकेशंस लेकर कई साल हो रहा है, आज तक किसी गरीब को ना घर मिले ना जिसके पास प्लॉट है उनको कंस्ट्रक्शन के लिए तामीरी काम के लिए मिला। ये सिर्फ दावे करते हैं, इनका झूठा वादा होता है और झूठे बातें होते हैं। अगर डेवलपमेंट है तो गरीबों को रोज़गार, बेघर लोगों को घर ये दिलाएं तो उनको डेवलपमेंट करने वाला मानेंगे। लेकिन रोड, लाइट, नल, पानी दिला को ना अपने आप को क्या है मालूम है, ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। जो भी हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो हमारी मुखालिफ क्यों ना हो, रोड, लाइट, नल, पानी तो वो भी देगी। इन्हों मुसलमान होने के नाते इन्हों अपने आप को बैकवर्ड का मसीहा होने का बोलने की जो अपने आप को प्रूफ देना है तो उन्होंने गरीब लोगों के घर बना के बताओ, बोलो इनको। आज तक एक भी लिस्ट नहीं, हमेशा शोबेदाबाजी होती है। इलेक्शन के वक्त आते हैं लिस्ट, वो भी उनके फार्म हाउस में लगती है। जी भाई, अगर घर तामीर कर को देने की लिस्ट हो रही है, किसी को प्लॉट अलाट हो रही है, किसी को ज़मीन अलाट हो रही है, तो उसकी लिस्ट डीसी ऑफिस में लगना चाहिए या इनके फार्म हाउस में लगना चाहिए। जी, तो ये क्या है, धोखेबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं। आज तक भी 2008 से आज 2023 है, कितने लोगों को इन्होंने घर अलाट कर चुके हैं वो बताइए। सिर्फ और सिर्फ कई साल पुराना बिदरी काम का जो बिदरी क्राफ्ट का जो काम करने वाले लोगों के
कई साल पुराने उनके हक पत्र, जो रहीम खान साहब की बीदर के पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले भी घर बन चुके हैं, वो पहले ही घर बनी जी, उनके आने से पहले घर बने सो है, उसके हक पत्र लाखों पब्लिक को क्या है मालूम है, उन्होंने देकर ये अपने आप को क्रेडिट लेते हैं कि मैंने घर अलॉट किया है। ये सब क्या है, झूठे दावे हैं। इन्होंने अपने पीरियड में कितने गरीब लोगों को घर दिए हैं, ये साबित करें जी। इतना ही सवाल है हमारा। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि आप सभी ने अभी फ़हीम मिर्ज़ा साहब को सुना, अगर आपको फ़हीम मिर्ज़ा साहब से और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया सर।